अंग्रेजी में कहा जाए तो एजुकेटेड, सूटेड, बूटेड, अप टू डेटेड सब चीज़ होता है, लेकिन उसमें भारतीयता की जिस दर्शन के लिए हम तरसते थे और लालायित थे वो हमको मिले नहीं। प्रारंभ में गांधी जी की सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग का तिब्बती अनुवाद, आंशिक अनुवाद थे, उसको मैंने पढ़ा तो थोड़ा बहुत उसमें गांधी जी में भारतीयता के हम दर्शन करते थे। उसके अतिरिक्त जो जिन लोगों से मेरे संपर्क होता था उसमें भारतीय प्रज्ञान, जैसा मैंने आगे कहा, एक बहुत बड़ा चित्र हमारा मन में खींचा हुआ था, उसका दर्शन हमको नहीं हो रहा था। तो सब लोग अंग्रेज़ बाबू लोग ही थे और वहीं सब काम कर रहे थे, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे स्कूल की अध्यापक और गुरुजी लोग हो, या जनसाधारण जो मेरे संपर्क में आए थे। तो मैंने ये सोचा कि शायद आप जिस परिकल्पना भारत के विषय में, भारतीय विद्वानों के विषय में हमने अपने मन में बनाए हैं, वो संभवतः अब इस समय नहीं है। परंतु 1971 के प्रारंभ में ही मुझे वाराणसी जाने का अवसर मिला। वहाँ पर हमको तैनात कर दिया, एक संस्था में नियुक्त हो गए। जब मैं वहाँ गए तो सबसे पहले वेशभूषा की दृष्टि से भारतीय लोग जो कुर्ता धोती में और माथे पर चंदन का लेप इत्यादि के साथ और दुपट्टा यहाँ रख कर के चलने वाले लोगों का दर्शन हुआ तो थोड़ा मन में संतुष्टि मिले। तब फिर मैंने वहाँ पर भारतीय प्रज्ञान की नमूनाओं को फिर देखना शुरू किया। जब मैं वहाँ गया था तो बहुत दिग्गज लोग अभी उपस्थित थे। महामना उपाध्याय, कविनाथ कविराज जी बहुत वृद्ध हो चुके थे लेकिन वो जीवित थे, और TRB मूर्ति जिसने नागार्जुन की मूल कारिका पर द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म लिखे थे, वो थे। जगन्नाथ उपाध्याय, रामशंकर त्रिपाठी, कितना गिनूं तो अगिने। तब मुझे समझ में आया कि बौद्ध धर्म दर्शन की परंपरा भलाई समाप्त हो गए हैं, लेकिन भारतीय प्रतिभा, भारतीय ज्ञान और भारतीय प्रज्ञान की जो तेजता वो अभी भी लुप्त नहीं हुआ है, भारत में है, ऐसा मेरे समझ में आया। जो हमने दर्शन नहीं किया, जिनके साहित्यों को पढ़ करके 20वीं शताब्दी में भी भारत की प्रज्ञान विलुप्त नहीं हुआ है, इसका दर्शन मुझे 5 लोगों से मिला। गांधी, विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद। तो इनकी लिखन को देखते हुए 20वीं शताब्दी में भी जो हजारों वर्ष पूर्व या भगवान बुद्ध के ज़माने में 2500 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से जो भारतीय प्रतिभा भारत में माना गया था और हम लोगों ने आर्यवर्त के रूप में जिस प्रकार से एक परिकल्पना किए थे, वो आज भी विद्यमान है। और मेरे साथ बहुत निकट संबंध होने वाले लोगों में से कुछ विद्वान, कुछ राजनेता लोगों ने ये परिचय दिए कि नहीं, आज भी भारतीय श्रेष्ठ हैं।
अलग हैं, चाहे वो जनसाधारण में नहीं भी हो, लेकिन एक छोटे समूह रूप में अभी विद्यमान हैं। तो उसमें से विद्वान की जो प्रतिभा है, उनकी दृष्टि से मैं 2 आदमी का मुझे विशेष लगा है। जेदू कृष्णमूर्ति। जेदू कृष्णमूर्ति आज संपूर्ण विश्व में उनको पढ़ने वाले और उनको मानने वाले बहुत अधिक संख्या में हैं, चीन तक में हैं। तो उनके साथ मेरे लंबे अरसे तक निकट संबंध में आया। गैंटों में बैठ करके शास्त्रार्थ करते थे, वार्तालाप करते थे, वाद विवाद करते थे, और उनके वाद विवाद से हमको ये याद दिलाते थे कि आचार्य दिग्नाग और आचार्य चंद्रकीर्ति आदि प्राचीन भारतीय विद्वान लोग जिस तार्किक बुद्धि से चीज़ों को विश्लेषण करते थे, वैसा करने की प्रतिभा आज भी हैं। और दूसरा प्रोफेसर ए.के. सरन। प्रोफेसर ए.के. सरन एक समाज विज्ञान का आदमी थे, पश्चात पद्धति की एजुकेशन से वो बड़े हुए थे, लेकिन जब उनके अपने प्रतिभा ने अपने मूल स्रोत में वापस लाए तो उन्होंने संपूर्ण वर्तमान प्रचलित समाजशास्त्र सहित सभी आधुनिक शास्त्रों को धराशायी कर दिया, अपने तर्क से मिट कर दिया। तो इसलिए वो विद्वत जगत में वो अलग थलग पड़ गए थे। कोई उनको मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो सारे आधुनिक सभ्यता को ही वो नकारते थे, और उसके अतिरिक्त उनकी तार्किक बुद्धि के साथ कोई खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो इसलिए उनकी सारे लिखन अप्रकाशित पड़े रहे। कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी प्रकाशक उनकी लिखन को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं थे, डरते थे उनसे, और जवाब भी नहीं थे, और उनकी स्वीकार भी नहीं कर सकते थे। तो उनके साथ मेरा लंबे संसर्ग हुआ, और उनके संपूर्ण वाङ्मय, उनकी जीवन अब उनका स्वर्गवास हो गया है, उनके संपूर्ण जीवन पर्यंत जो उनका लिखन है कोई 20 ग्रंथों में प्रकाशित होगा। उसमें से 11 ग्रंथ सारनाथ संस्था से प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें सर्वप्रथम जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है वो उनकी मूल शास्त्र जैसे हैं, द ट्रेडिशनल थॉट। लेकिन उनका माध्यम अंग्रेज़ी है, हिंदी में लिखते तो हैं, लेकिन जो शास्त्रीय भाषा लिखते हैं तो उनकी बचपन से ही उनका प्रशिक्षण अंग्रेज़ी में था, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में ज़्यादा लिखा। तो उस तरह से बहुत से ग्रंथ, तो उनको देख कर के तब मैंने स्वीकार किया कि हमारा पूर्वजों ने भारतीय प्रतिभा को, भारतीय प्रज्ञान को एक विशेषता माना है। वो विशेषता सचमुच में है, वो परिकल्पित नहीं है, आज भी वो विद्यमान हैं। तो उसको मैंने इस ढंग से देखा। तो उस प्रकार से राजनेताओं में अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण। अच्युत पटवर्धन स्वाधीन आंदोलन में कांग्रेस के साथ बढ़ चढ़ कर थे। जैसा ही भारत को स्वाधीन मिला उसी दिन से उन्होंने राजनीति को संपूर्ण रूप से त्याग दिया, और वो कृष्णमूर्ति के साथ रहने लगे और हम लोगों का संसर्ग में आए। जनता सरकार 77 में जनता सरकार आया तो एक आदमी ने, शायद मोरारजी भाई ने कह दिया था कि आपको प्रेसिडेंट की रूप में प्रत्याशी होना चाहिए। तो बहुत नाराज़ हुआ। तो वो हमसे कह रहे थे कि मोरारजी भाई हमको इतना गिरा हुआ समझते हैं कि मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाऊं। तो वो उस प्रकार की, तो उनको
मार्क्सवाद की, समाजवाद की और उसके अतिरिक्त जो संपूर्ण राजनीति शास्त्र की भारतीय परिपेक्ष में जो एक देखने दृष्टिकोण है, और उस प्रकार से जेपी को भी थे, और दोनों ने राजनीति कट्ठे छोड़े थे, लेकिन जेपी बाद में राजनीति में लौट कर आए। दोनों में बहस होता था कि लौटना सही था कि गलत था। अंततगत्वा जेपी स्वर्गवास होने की 1-2 महीने पहले उन्होंने स्वीकार किया कि विवश था राजनीति में लौटना, लेकिन वो सही कदम नहीं था। खैर, वो तो सब ऐसे ही बातें। तो इन लोगों इस प्रकार की प्रतिभा, इस प्रकार की प्रज्ञान और इस प्रकार की सत्य को जस के तस खोज करके देखने की क्षमता एक भारतीय प्रतिभावान व्यक्ति में हो सकता है या हो सकता था, वो मैंने साक्षात रूप में इन लोगों के माध्यम से दर्शन किया। तो आप इस समय 1960 से लेकर के 2017 तक जो मेरे दृष्टिकोण भारत के प्रति अगर हम 2 शब्द में उसको सम्मिलित करें तो भारतीय विशेष प्रतिभा विलुप्त नहीं हुआ है और जगत गुरु के दायित्व को निभाने की क्षमता आज भी है। यह एक पक्ष है, परंतु जो साधारण जनता है वो मार्ग भ्रमित हो चुके हैं। मैकॉले ने जिस प्रकार की जो एजुकेशन की पद्धति यहाँ पर बनाकर गया है, उससे बहुत गहरा प्रभाव पड़े हैं। जैसा मैंने दिग्गजों के नाम गिना, उसमें 1-2 और लोगों का भी नाम मैं बताना चाहता हूँ। धर्मपाल जी, उनका भी शरीर नहीं रहा। उन्होंने प्राचीन भारत की चीज़ों को खोज करके दिखा है। द ब्यूटीफुल ट्री, हाउ टू अंडरस्टैंड द गांधी इत्यादि उनका काफ़ी वाङ्मय हैं। तो उनका भी बहुत दृष्टिकोण स्पष्ट था। तो इसलिए हिंदुस्तान ऐसा कैसा हो गया, ये समझने के लिए भारत में अंग्रेज़ की शासन, या ठीक है इस तरह से कुछ हैं, भारत में अंग्रेज़ की शासन या भारत में अंग्रेज़ का रूल, सुंदरलाल ने 2 जिल्द में छपा है। काफ़ी पहले छप गया था, 1920-25 के आसपास। तो उसको देखें तो भारत की संपूर्ण इस प्रतिभा की और इस विशेषता की नष्ट करने में 200 साल के आसपास की विदेश शासन जो भारत में रहे हैं, उसमें योजनाबद्ध तरीके से कैसा समाप्त हो गया। अब इस समय परम पूज्य दलाई लामा जी भी बार बार ये कहते हैं कि प्राचीन भारतीय विद्या को आज की शिक्षा के संदर्भ में पुनः लाना चाहिए। धर्म को छोड़ दीजिए, भारतीय विद्या में धर्म, दर्शन और साइंस 3 चीज़ हैं। तो धर्म को धार्मिक अनुयायी लोगों के लिए छोड़ दिया जाए और दर्शन और साइंस की जो भाग हैं उसको दोबारा आधुनिक शिक्षा पद्धति में, जो तथाकथित मूल धारा, आजकल मूल धारा का बहुत जोर है, तथाकथित मूल धारा में उसको वापस लाया जाए। तो इस दृष्टि से ये सही बात है। जब तक वो वापस नहीं आएंगे, जब तक भारत की मूल प्रतिभा को विकसित होने की अवसर नहीं देंगे, आज की शिक्षा एक प्रकार से मनुष्य की
मस्तिष्क को दो डालते हैं, अंग्रेज़ी में ब्रेन वॉशिंग या इंडोक्ट्रिनेशन जिसको कहते हैं, उस हिसाब से शिक्षा दिया जा रहा है और मनुष्य की मूल प्रतिभा को विकसित होने की अवसर नहीं देते हैं। तो इसलिए मानव मूल्य भी हरास हो गए हैं। मेरे स्वर्गीय मित्र जीदू कृष्णमूर्ति, उनका भी माध्यम अंग्रेज़ी हैं। वो अपने मातृभाषा तो तमिल थे, बाद में तमिल समझता तो है, बोल नहीं पाते हैं। तो वो बार बार कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ टू अवेकन द इनर इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन so that he or she can flower in goodness. जो गुण हैं वो बाहर से ला करके थोपा नहीं जा सकता है। गुण अंदर से अपना आप खिलना चाहिए, विकसित होना चाहिए। उसके लिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम होना चाहिए मनुष्य की आंतरिक ज्ञान को, आंतरिक प्रज्ञान को जगा सकें। वो जो सुरती हैं, सोए हुए हैं, उसको जगा सकें। तो इस दृष्टि से उनका कहना सही है। तो आज संपूर्ण शिक्षा का जो व्यवस्था है वह मूल रूप से मनुष्य को विशेष रूप से जो युवक युवतियां हैं, विद्यालय जाने वाले उम्र की समूह हैं, उनको एक संसाधन मानते हैं। उनको मनुष्य के रूप में पहचान नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि संसाधन है, इसको एक प्रकार से कारखाना में ले जा कर के उनको उत्पादित करना है। जैसा आज की बाज़ार की मांग हैं उस दृष्टि से उसको उत्पादन कर लेना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। मानव जो है संसाधन है, उसको हम स्कूलों की कारखाना में डाल करके और जो बड़े बड़े व्यापार वाले हैं, उद्योगपति वाले हैं, उनकी मांग के अनुरूप उन लोगों की गुलामी करने के लिए, उन लोगों की चाकरी करने के लिए, उनके बाज़ार में बिकाऊ कैसा हो सकता है, उस प्रकार की प्रशिक्षण और उस प्रकार की एक क्या कहना चाहिए, उनको जो ऐसा एक संचा में डल करके एकदम एक रूपिता में एक फौज तैयार करना चाहिए। वो शिक्षण संस्था अच्छा माना जाएगा जिसमें से प्रशिक्षित विद्यार्थी लोग तत्काल बाज़ार में बिक जाए। अगर वो मानव की बाज़ार में बिकाऊ नहीं हैं, स्वावलंबी या स्वशासी की उम्मीद रखने वाले हैं, वैसा अगर उत्पाद होते हैं तो उस शिक्षण संस्थान को अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार की आज के दृष्टिकोण हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे दिखाई देते हैं। तो मैं अपने ये सारा वक्तव्यों को एक चेला की दृष्टि से भारत को 1960 से 2017 तक
कैसा देखते हैं, कैसा मेरे दृष्टिकोण हैं, ये पूछा जाए तो भारतवर्ष ने भारतीयता को संपूर्ण रूप से विलुप्त नहीं किया है। आज भी भारतीयता या भारतीय प्रतिभा, भारतीय विशेष ज्ञान व भारतवर्ष में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, लेकिन वह अल्पसंख्या में हैं, वो बहुसंख्या में नहीं है। बहुसंख्या में नहीं होना कोई दोष नहीं है। जो विशेष प्रकार की अतुल्य जो प्रतिभा है वह बहुसंख्या में उत्पन्न नहीं होता है। एक भी अगर उत्पन्न हो, एक भी उपस्थित हो, उसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित हो सकते हैं, उसकी संभावनाएं हैं। तो इसलिए भारतवर्ष एकदम भारतीयता से शून्य नहीं हुआ है। यह मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन परंतु इस उपस्थित को जनसाधारण ने देखा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत देखा भी होगा तो उसको नज़रअंदाज करते हैं या जानबूझ कर करते हैं या व्यवस्था कर जाते हैं। ये आज की परिस्थिति हैं। जो भारतीय जनसाधारण की जो दिमाग हैं, जो प्रतिभा हैं, जो आचरण हैं, वो मैकॉले का देन अधिक हैं और भारतीयता से उनसे छुआ नहीं गया है, ऐसा मुझे दिखाई देते हैं। 20वीं शताब्दी में गांधी जैसा व्यक्ति उत्पन्न होकर के, ऐसा गांधी वांग्मय तो 110-12 जिल्द में छपे हैं, विशाल हैं। उनका मूल शास्त्र के रूप में हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। 2009 में हम लोगों ने उनकी शताब्दी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह बहुत कुछ किया था। आज भारतवर्ष में गांधी अनुयायी के झुंड में हिंद स्वराज का चर्चा है और उसी प्रकार से विनोबा भावे की स्वराज शास्त्र की भी चर्चा दोबारा होने लगे हैं। तो भारतीय नवयुवक लोग हिंद स्वराज को देखें और स्वराज शास्त्र को देखें और उसके आलोक में अपने देश की, अपने राष्ट्र की, संपूर्ण भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति को मूल्यांकन करें, पुनः अवलोकन करें, तब हो सकता है कि एक विशेष प्रकार की भारतीय नवे आंदोलन संपूर्ण विश्व में एक नए सभ्यता की और एक नए समाज व्यवस्था की मार्गदर्शन कर सकें और जगत गुरु की दायित्व को पुनः निभा सकें। गांधी जी ने हिंद स्वराज में एकमात्र बिंदु आधुनिकता और आधुनिकीकरण या आधुनिक सभ्यता की विषय में विश्लेषण किया है। और आधुनिक सभ्यता की विश्लेषण गांधी जी की बात बहुत गहराई से और विस्तार करने वाले मात्र ए.के. शरण हैं। ए.के. शरण की वांग्मय को पढ़ना चाहें तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ की प्रकाशन से उनके अधिकांश वांग्मय मिल सकते हैं और कुछ अभी प्रकाशाधीन हैं। तो उन सब के निष्कर्ष ये हैं कि मानव समाज
संतुलन की आधार पर स्थापित होता था और उसमें समन्वय की दृष्टि से एक स्थायित्व और एक समन्वय की दृष्टि से मानव समाज रह सकते थे। तो उसमें बहुत चीज़ हैं। बहुत संक्षेप में कहा जाए तो विश्व और समष्टि, व्यक्ति और समाज, इस बीच में संतुलन नितांत आवश्यक था। कर्तव्य और अधिकार, कर्तव्य से अधिकार मिलते थे और कर्तव्य के बिना अधिकार की बात करना संभव नहीं था। इसमें भी एक संतुलन की आवश्यकता होता था। शरीर और चित्त या मन, जितना शरीर को हम ख्याल करते हैं उसी प्रकार से मन का भी, जो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार के मन की शुद्धता के लिए भी चिंता होना चाहिए। इसमें भी एक संतुलन की आवश्यकता था। स्पर्धा और सहयोग, सहयोग से सब चीज़ बन सकते थे और स्पर्धा से कुछ चीज़ भी बन नहीं सकते हैं, उसमें सब बिगड़ जाते हैं। ये भी एक बात थे। तो इन सब के संतुलन जो मैंने अभी गिनाया है, उन सब का संतुलन आधुनिक एजुकेशन या आधुनिक सभ्यता ने उल्टा दिया है। पहला जिसको महत्व दिया जाता था, आज उसको महत्व नहीं देते हैं। पहला जिसको महत्व नहीं दिया जाता था, एक की परिणाम दूसरा को मानते थे, जैसा अधिकार कर्तव्य के परिणाम मानते थे और व्यक्ति समाज की आश्रित मानते थे। आज वो सब उलट गया है। सहयोग की अभाव में हर आदमी नितांत एकापन हो गया है और वो एक बिना कोई यथार्थ में सब मनुष्य परस्पर आश्रित के अभाव में जी नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा एक परिकल्पना कर लिया गया है कि आश्रित ना होकर भी हम जी सकते हैं, और तो उससे स्वराज मिलने की जगह स्वपरतंत्र के रूप में चला गया। ये जो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो हम आज जीवन पद्धति को चला रहे हैं, तो इन सब को समझने के लिए और इन सब को एक मूल्यांकन करने के लिए, एक सिंहावलोकन करने के लिए गांधी को, विनोबा को, सरन को देखना चाहिए। और उससे आगे आप बढ़ना चाहें तो अरविंद घोष और विवेकानंद को भी देखना चाहिए, जिसने बहुत स्पष्ट रूप में आज के संदर्भ में भारतीयों की दायित्व क्या है और पश्चिम भारतीय ज्ञान और प्रज्ञान की क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये आह्वान करता हूँ कि आप भविष्य की निर्माता है, हमारे पीढ़ी आप सबसे अनुमति मांग करके चलने वाले हैं। आने वाले जो विश्व हैं वो किस रूप में बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, वो आपके हाथ में है।